Good morning, students. Myself, Dr. हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की। इससे पहले हम बता चुके हैं समाज मनोविज्ञान क्या है, समाज मनोविज्ञान में किन चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं या किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। तो उसके कई कार्य क्षेत्र हैं या स्कोप्स हैं, या हम कह सकते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें समाज मनोविज्ञान कार्य करता है। तो इन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से हम अलग अलग चैप्टर्स में जानेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो समाज मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है एटीट्यूड या अभिवृत्ति। जैसा कि आपको पता है कि एटीट्यूड यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति व्यक्ति का एक सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति हो सकती है। तो उसी अभिवृत्ति को मापन करने के लिए, उसी अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि अभिवृत्ति पहले तो क्या है, अभिवृत्ति में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि अब आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसके 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिन्हें ABC कहा गया है, अफेक्शनेट, एंड सेकंड इज़ बिहेवियरल और थर्ड इज़ कॉग्निटिव। तो ये 3 तरीके के इसके कंपोनेंट हैं। और इसके अलावा अभिवृत्ति का निर्माण किस तरीके से होता है, किसी चीज़ या व्यक्ति वस्तु के प्रति जब आपकी कोई अभिवृत्ति बन गई है तो उसमें परिवर्तन किस तरीके से लाया जा सकता है, उस परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे, अभिवृत्ति का हम मापन किन किन मापनियों के द्वारा कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आगे आपके इसी कोर्स में, आपके इसी साल ये आपके सब्जेक्ट में भी है, तो आप पूरा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सेकंड जो है दैट इज़ कॉल्ड सोशल परसेप्शन, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण या सामाजिक प्रत्यक्षण। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल साइको का एक टॉपिक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति सामाजिक प्रत्यक्षण, एक होता है आप जनरल जो अपना परसेप्शन है, आपका खुद का क्या परसेप्शन है, और एक सामाजिक परिस्थिति में आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, तो वो कैसा होता है। तो यानी कि आप दूसरे व्यक्तियों, दूसरे समूहों, उनकी मोटिवेशंस, उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छाएं, मनोवृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए जब आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो वो सोशल परसेप्शन कहलाता है। अब सिंपल सा है, अगर जैसे हम देखें कोई नया स्टूडेंट क्लास में आता है, यदि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप जो भी उसके बारे में परसीव करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो आपका पर्सनल परसेप्शन होगा। लेकिन जब आप कहीं आस-पास से सुन लेते हैं, लोग आपको कह देते हैं अरे कोई स्टूडेंट आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, या बहुत डफ़र है, या बहुत इरिटेटिंग है, तो आपका परसेप्शन भी वैसा ही बन जाता है। उसके साथ चाहे आपकी कोई बातचीत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन अगर आस-पास के लोग आपको जो कहेंगे, आप अपना परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण वैसा बना लेंगे। इसे हम सोशल परसेप्शन कहते हैं। इसके अंदर कई और चीज़ें शामिल हैं, जैसे पर्सनल परसेप्शन, एट्रिब्यूशन या गुणारोपण, इसके अलावा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन भी कई तरीके का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इन सब के बारे में हम इस सोशल परसेप्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनसे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से व्यक्ति के परसेप्शन को सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक लोगों के अंतःक्रियाएँ किस तरीके से प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड पूर्वाग्रह और विभेद, प्रीजुडिश एंड डिस्क्रिमिनेशन। पूर्वाग्रह एक तरीके की अभिवृत्ति का ही प्रकार है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके के फैक्ट्स या लॉजिक को हम टालते हुए पूर्वाग्रह रखते हैं। जैसे अपनी जाति के लोगों के प्रति पॉजिटिव पूर्वाग्रह रखना, बिना किसी बात के दूसरी जाति या धर्म के लोगों के प्रति नेगेटिव अभिवृत्ति या एटीट्यूड रखना, ये पूर्वाग्रह के अंतर्गत आएंगे। और इस पूर्वाग्रह का बहुत मेजर इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। इसके द्वारा ही, इस पूर्वाग्रह के वजह से ही डिस्क्रिमिनेशंस आते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ इंडियन कल्चर में विभिन्न जाति, भाषा, प्रांत के आधार पर विभेदीकरण किया जाता है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में रेसेस यानी प्रजाति के आधार पे विभेद होता है, गोरे और काले का। तो ये सब पूर्वाग्रह के द्वारा है, तो ये समाज को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि पूर्वाग्रह का निर्माण किस तरीके से होता है, पूर्वाग्रह को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पूर्वाग्रह को मापन किस तरीके से किया जाता है, और किस तरीके से हम पूर्वाग्रह को
परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम समाज मनोविज्ञान में अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रियाओं की बात करते हैं तो अंतःक्रिया का एक मुख्य कारण अंतर्वैयक्तिक आकर्षण होता है। जब तक हम किसी को पसंद या नापसंद नहीं करेंगे हम उसके प्रति न्यूट्रल रहेंगे। चाहे आप किसी को पसंद करेंगे तो आप रिएक्ट करते हैं, या आप नेगेटिव उसका मूल्यांकन करते हैं यानी पसंद नहीं करते, तब भी आप कोई ना कोई रिएक्शन या एक्शन देते हैं और इन्हीं एक्शन रिएक्शन से अंतःक्रिया आरंभ होती है। तो इस तरीके से इंटरपर्सनल अट्रैक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे काफ़ी समाज मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अंतर्वैयक्तिक आकर्षण कार्य करता है, इसके कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं, इसके कौन कौन से निर्धारक हैं और किन कारणों की वजह से अंतर्वैयक्तिक आकर्षण अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है समाज मनोविज्ञान में। इसके अलावा बात करते हैं हम पब्लिक ओपिनियन और प्रोपेगेंडा यानी जनमत और प्रचार। आपने देखा होगा कि जनमत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों का किस तरफ क्या ओपिनियन है, किस चीज़ के प्रति उनका क्या विचार है, ये हर तरह से काम करता है। चाहे वो पॉलिटिकल हम देख लें या सामाजिक स्तर पे देख लें या व्यक्तिगत स्तर पे भी देख लें। व्यक्ति अपने किसी भी चीज़ के प्रति हाव-भाव कैसे बनाता है, किसी भी चीज़ के प्रति एटीट्यूड कैसे बनाता है, जो पब्लिक ओपिनियन होती है। यदि किसी पार्टी के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव जाने लगती है तो हमारे विचार भी उसके प्रति नेगेटिव अपने आप होने लग जाते हैं। इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन जो है यानी कि समाज के लोगों का जो ओपिनियन है, उनका जो विचार है वो बहुत अधिक कार्य करता है व्यक्तियों के खुद के विचार रखने में। पब्लिक ओपिनियन का क्या समाज के लिए उपयोग है, पब्लिक ओपिनियन को किस तरीके से किन विधियों से मापन कर किया जाता है और पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए किस तरीके का प्रचार यानी प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। आप ये जानते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को प्रचार के द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। इस तरीके का प्रचार किया जा सकता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि लोगों के विचार ही बदलने लग जाएँ और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप राजनीतिक पार्टियों में देख सकते हैं। आप देखिए वो पूरे सोशल मीडिया, पूरे प्रिंट मीडिया सबको कवर कर लेते हैं। जब किसी की रैली होती है तो हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पर, इवन सोशल मीडिया पे उसी की बातें होती है और अगर वो बातें पॉजिटिव है तो लोगों का विचार भी पॉजिटिव बनता है, अन्यथा लोगों का विचार भी नेगेटिव बनने लगता है। तो पब्लिक ओपिनियन को प्रचार के द्वारा परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा लीडरशिप समाज मनोविज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किए गए। क्योंकि समाज मनोविज्ञान है तो डेफिनेटली समाज में 2 तरीके के वर्ग होते हैं, एक लीडर और एक उसके फॉलोअर्स। तो लीडर किस टाइप का होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, किस तरीके के समाज में किस तरीके की लीडरशिप काम करेगी, कौन से नेता में क्या गुण होने चाहिए, नेता को किस तरीके से ग्रूमिंग हो सकती है, नेता किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं नेतृत्वशीलता के, ये सभी कुछ हम नेतृत्वशीलता वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारा समाज मनोवैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। अब हम देखें तो एक और टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। किस तरीके से व्यक्ति का समाज के द्वारा व्यक्ति के ऊपर प्रभाव, उसकी मनोवृत्ति, उसके व्यवहार, उसकी भावनाओं पर पड़ता है। चेतन अचेतन रूप से, औपचारिक अनौपचारिक रूप से किस तरीके से समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसके कई सारे तरीके हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं कन्फर्मेटरी यानी समअनुरूपता। जब हम चाहते हैं कि हम भी हमारे ग्रुप के अनुरूप दिखाई दें तो हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारा समूह चाहता है। कॉम्प्लियंस यानी कि अनुपालना हम देख सकते हैं लोगों में। व्यक्ति सिर्फ कई बार ग्रुप का इसलिए साथ देता है कि वो उसकी अनुपालना करना चाहता है, वो ओबीडियंस दिखाना चाहता है। तो ये कई सारे मानक हैं जिनके द्वारा सामाजिक प्रभाव को हम लोगों पे देख सकते हैं और इन सब का अध्ययन ये क्यों होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये सारा कुछ हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा परोपकारिता, आक्रामकशीलता, सहयोग,
प्रतिद्वंद्विता जैसे जो सामाजिक एट्रीब्यूट्स हैं या सामाजिक जो गुण हैं जो व्यक्ति समाज में रह के ही सीखता है। परोपकारिता, आक्रामकशीलता, सहयोग ये व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं सीख सकता। तो इन सब का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव है, किस तरीके के समाज में किस तरीके के लोगों के बीच व्यक्ति इन चीज़ों को सीखता है और इनमें किस तरीके से उसके व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है और समाज पर किस तरीके से इन सब एट्रीब्यूट्स का प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा रूमर्स या अफवाह किस तरीके से समाज को कन्फ्यूजन की स्टेज में ला सकती है, किस तरीके से अस्पष्टता की स्टेज पे ला सकती है। समाज में अगर अफवाहें फैलने लग जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, किस तरीके से अफवाह न केवल एक समाज को विघटित कर सकती है बल्कि समाज का सर्वनाश तक कर सकती है। ये सब भी हम सोशल साइको में पढ़ते हैं। और इनके अलावा ग्रुप इन्फ्लुएंस यानी कि समूह क्या होता है, समूह का निर्माण क्या होता है, किस टाइप के समूह होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, किन समूहों का व्यक्ति के व्यवहार पे किस तरह प्रभाव पड़ता है और इन समूहों में रहते हुए व्यक्ति किस तरीके से अपना सामाजिकरण करता है और समाज में जीना सीखता है, सामाजिक व्यवहार सीखता है। ये सभी समाज मनोविज्ञान के स्कोप्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिनका कि हम सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे आप इसी में सभी चैप्टर्स में आप अलग-अलग इन एक-एक पॉइंट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।